हेलो एवरीवन, नमस्ते और सलाम आप सबको मेरी ओर से। मैं हूं अभय जहांगीर और आपका IQ ऑप्शंस पे टेक्निकल गाइड। आपके सारे इस वेबिनार सीरीज़ में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, आपके काफ़ी काम आता रहूंगा ताकि आपके पूरे ट्रेडिंग सफ़र को हम और सफलता की ओर लेके जाएं और इसको और ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करें। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे इस पूरे वेबिनार का वो है बिटकॉइन। वैसे तो बिटकॉइन बहुत मशहूर एक क्रिप्टो करेंसी है। हर बच्चे को या बूढ़े को आज के दौर में, आज के टाइम में बिटकॉइन के बारे में जानकारी ज़रूर है, लेकिन अभी भी लोगों को पूरी तरीके से इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ये बिटकॉइन बेसिकली बना कैसे, हुआ कब, किस तरीके से इसकी प्राइस मूवमेंट्स, कितनी वॉलीटिलिटी इसमें होती है और बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से आज हम अपने इस वेबिनार पे पर्दा उठाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आप हमारे इस पूरे एजुकेशनल पर्पस से अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पूरे तरीके से ट्रेडिंग करियर में हमें अपने साथ लेके चलें और हमारी एक्सपर्टीज़ को आप अपनी ट्रेडिंग में बिल्कुल सही तरीके से एक्सपीरियंस करें और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस करें, तो प्लीज़ हमारे इस IQ ऑप्शन हिंदी के पेज को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी की उतनी ही ज़्यादा मदद होगी और हमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। अब हम चलते हैं हमारे आज के वेबिनार के टॉपिक की ओर और देखते हैं कि हम बिटकॉइन को कितना ज़्यादा डीपली और कितना ही ज़्यादा सही तरीके से जानेंगे आज। अब बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन बिना किसी अथॉरिटी के या बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर किसी एक सिंगल व्यक्ति के, एक अकेले व्यक्ति के कंट्रोल की जाने वाली करेंसी है। बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, जिस तरह बैंक्स के होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा जो पेइंग मेथड्स आजकल आ चुके हैं उनके होते हैं, उस तरह आप इसमें आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। बिना किसी मिडल मैन के आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिटकॉइन पे और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शंस होती हैं और आप इन पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शंस होती किस तरीके से? बेसिकली एक वर्ड है क्रिप्टोग्राफी। आप लोगों के लिए ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये क्रिप्टोग्राफी के द्वारा की जाती हैं। ये एक बहुत ही सिक्योर और हाई टेक टेक्नोलॉजी है। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूं तो होता ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक पब्लिक बेस्ड और पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक पब्लिक लेजर में आ जाती है, ठीक है, और ये इसको बहुत ही सिक्योर बनाती है और इसका जो रिकॉर्ड है वो एक ब्लॉकचेन में मौजूद होता है, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, लोगों को अभी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी पेमेंट्स उन ब्लॉकचेन में बहुत ही सिक्योर तरीके से मौजूद होती हैं। वैसे बिटकॉइन 2009 में आया था, ठीक है। अब एक व्यक्ति कह लें या फिर एक ग्रुप कह लें, ठीक है, सतोशी नाकामोटो, ठीक है, ये अपने आप को कभी बहुत सी जगहों पर एक व्यक्ति की तरह जाने जाते हैं या फिर एक ग्रुप की तरह भी जाने जाते हैं। अब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन एक तरीके से बनाया, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और उन्होंने ही इस पूरी चीज़ की नींव रखी। उनका ही बेसिकली ब्रेन था, उनका ही बेसिकली टेक्नोलॉजी माइंड था जिन्होंने बिटकॉइन को आज इस पोजीशन तक पहुंचा दिया और ये बहुत ही मशहूर करेंसी है। वैसे अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखते हैं इसकी प्राइस हिस्ट्री के बारे में। प्राइस हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रही है जब से बिटकॉइन आया है, चाहे फिर वो 2009 से लेके अब तक ही क्यों ना हो, हमेशा से बिटकॉइन में बहुत वॉलीटिलिटी रही है। इतना उतार चढ़ाव कि जिस तरीके से आप शायद गोल्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ, वैसे ही आप बिटकॉइन को लीजिए। वैसे काफ़ी जगह पर बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, तो इसीलिए आप इसको गोल्ड के साथ थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए, समझबूझ के लिए फिलहाल एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं कि इसमें वॉलीटिलिटी बहुत आती है। उसकी वजूहात बहुत सी हैं, उसके फैक्टर्स बहुत से हैं। आगे चल के हम उनको और भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उन पर थोड़े से हम अपनी हाईलाइट डालेंगे। अब ज़्यादा जानकारी की वजह से बिटकॉइन जाना तो जाता है, लेकिन अगर हम इसकी और बात करें तो हम चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। हमें नज़र आ रही है पूरी की पूरी प्राइस हिस्ट्री। अब प्राइस हिस्ट्री अगर हम देखें तो आपको अपनी स्क्रीन पे ग्राफ नज़र आ रहा होगा।
इस ग्राफ पे आप देखें तो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है 2014 से लेके 2023 तक, यानी कि 2014 से लेके 2023 तक का ग्राफ है। अगर हम देखें तो 2016 में बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो थी 669 यूएस डॉलर। उसके बाद अगर हम देखें तो 2017 में बिटकॉइन बढ़ा और ये गया 20,000 यूएस डॉलर पे। एक बिटकॉइन 20,000 यूएस डॉलर। देख रहे हैं कि कैसे ही एक साल में आपको मार्केट में ऊपर जाते हुए ये इस एसेट की प्राइस नज़र आई। अब हम अगर थोड़ा सा ही आगे जाएं अपनी इसी ग्राफ पे तो देखेंगे कि आप मिड देखें कि 2018 में ये बिटकॉइन गिरा, ठीक है, और 3,122 पे आया, यानी कि 3,122 यूएस डॉलर पे। उसी के बाद जो हमारा अगला इसका प्राइस का पॉइंट था वो ये था कि कोई एंड 2018 में इसकी प्राइस दोबारा बढ़ी 13,619 यूएस डॉलर पे, और इसी के बाद हमने देखा तो एक स्टेबल काफ़ी बिटकॉइन हमें नज़र आया एक प्राइस वैल्यू में चलते हुए, जो था 9,831, यानी कि 9,831 डॉलर। उसके बाद अगर हम देखें तो 2020 के बाद इतनी अमेजिंग हाइक कि सीधा बिटकॉइन गया 64,868 यूएस डॉलर पे। उसी के साथ हम देखें तो ये बिटकॉइन ने अपनी ऊंचाइयों को टच किया 2021 में, और तब बिटकॉइन की वैल्यू थी 68,999। अब इसका एकदम से वॉलेटाइल बिहेवियर, एकदम से इसका बढ़ना, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। इसके इतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो इसको आप जितना ही ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें उतनी कंफ्यूज ना हो, हम आपकी और ज़्यादा सहायता करते रहें। इसलिए हम अपने अगले पॉइंट की ओर चढ़ते हैं, जो कि है कि आप किस तरीके से इसके प्राइस पोटेंशियल्स को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको अब एक टेबल नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ओर, जिसमें अगर हम बात करें तो 2016 में जो एक पोजीशन ओपन हुई, एक लॉन्ग पोजीशन थी, उसमें 5 क्वांटिटीज़ हैं बिटकॉइन की। वो अगर ख़रीदी गई तो वो थी ओपनिंग प्राइस उसकी 669 यूएस डॉलर, क्लोजिंग प्राइस थी 20,000 यूएस डॉलर, और इसका जो पोटेंशियल प्रॉफिट था वो था 96,655। कितना अमेजिंग प्रॉफिट! यानी कि आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि उस टाइम पे जिन ट्रेडर्स ने सही तरीके से अपनी नॉलेज का, अपने फंडामेंटल एनालिसिस का, अपने टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग किया होगा, उन्होंने कितना अमेजिंग प्रॉफिट मार्जिन उठाया होगा। और ये सिर्फ इसी लॉन्ग ट्रेड में नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी है। वैसे हर पोजीशन जो इस चार्ट पे आपको शो हो रही है, उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है यहाँ पर वो है 1 साल, ठीक है। और क्योंकि CFD ट्रेडिंग है, भी डायरेक्शनल मार्केट स्पेकुलेशंस होती हैं यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो शॉर्ट पोजीशन ओपन हुई, जिसपे आपको नजर आ रहा है हमारी जो सेकंड लाइन है, हमारी सेकंड रो को अगर आप गौर से देखें तो उसमें 3 क्वांटिटी थी बिटकॉइंस की। ओपनिंग प्राइस है 20,000, क्लोजिंग प्राइस थी 3,122। कितना मेजर डिफरेंस है। लेकिन स्टिल, क्योंकि CFD ट्रेडिंग को भी हम थोड़ा सा अगर अपने एक्सपीरियंसेस में लेके आए, CFD के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पोटेंशियल प्रॉफिट इस पे भी 50,634 था। और वही 2018 की अगर हम बात करें तो लॉन्ग पोजीशन होते हुए 3 बिटकॉइंस की जो क्वांटिटी देखें तो हमें जो ओपनिंग प्राइस थी वो थी 9,831, और उसकी क्लोजिंग प्राइस थी 64,868, और इसका प्रॉफिट 165,111, 1,65,111 रुपये। अमेजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अमेजिंग। लेकिन सही तरीके से, एकदम से जल्दी से नहीं, सही नॉलेज रखते हुए, सही तरीके से अपनी नॉलेज का उपयोग करते हुए, और सही तरीके से मार्केट के प्रिंसिपल्स को और बिटकॉइंस के उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी को समझते हुए जिन ट्रेडर्स ने ये सारी की सारी पोजीशंस ओपन की होंगी, कितना अमेजिंग उनका जर्नी रहा होगा। और अभी भी काफ़ी ट्रेडर्स बिटकॉइन से काफ़ी फ़ायदा उठा भी रहे हैं, दो कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क भी आ जाते हैं, जो कि चल के हम आगे अपने इस वेबिनार में कुछ 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसका भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाए। अब अगर हम थोड़े से जर्नल रिमार्क्स के बारे में बात करें तो बिटकॉइन को मार्केट में आए हुए कम से कम 10 साल हो गए। इसकी प्राइस इस ड्यूरेशन में बहुत बाहर ऊपर भी गई है, बहुत बार नीचे भी आई है, यानी कि वॉलेटिलिटी बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा है।
और बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी के बावजूद इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के बीच में ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों ने इसको पेमेंट मेथड की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि कुछ रेगुलेशंस हैं। अब रेगुलेशंस और उनकी प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन स्टिल काफ़ी देश हैं, काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर अभी भी बिटकॉइन को उस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को और बिटकॉइन को उस तरीके से आप ये समझें कि रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बैन किया हुआ है। क्यों? अभी सही तरीके से इसका लोगों का आइडिया है नहीं। इसकी भी एक वजह है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इस तरह भी होता है कि रेगुलेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अगर रेगुलेशन कम है तो फिर शायद फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। चलते हैं कुछ और जनरल रिमार्क्स की ओर। डिसेंट्रलाइजेशन आपको हमारी स्क्रीन पे नजर है, हमारा पहला पॉइंट। अगर मैं यहाँ आपको समझाऊं तो बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइजेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वो ये है कि ये नॉर्मल या फिएट करेंसी नहीं है, यानी कि कोई यूएसडी, इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी, रियाल या फिर आपका जो ब्रिटिश है जीबीपी, ये उस तरह नहीं है। ठीक है, कि कोई इसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक इदारा या कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को कंट्रोल कर रहा है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है और ये पूरे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है, जो कि इसको एक कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। दूसरा, सिक्योरिटी। बिटकॉइन हाईली सिक्योर है। हमने अपने इस वेबिनार के स्टार्ट में भी एक बात की कि इतने हाईली एडवांस क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इसकी पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस होती हैं और कस्टमर की जो प्राइवेसी है उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो और इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सिक्योर पेमेंट्स में से एक है। अगला पॉइंट हमारा ये है लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं इस पूरे विश्व में, और यही इसको सबसे ज़्यादा मशहूर और इसको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल भी बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ तक सिर्फ ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और इसी बिटकॉइन के आने वाले वक्त में इसी वजह से कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, इसकी प्राइसेस और इसकी वैल्यू मार्केट में और ज़्यादा बढ़ेगी। ग्लोबल एक्सेप्टेंस पे आए तो बिटकॉइन पूरे विश्व में एक पेमेंट मेथड स्पेशली बिजनेसेस के लिए अब एक्सेप्ट होना शुरू हो गया और लोग इसको यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अब कुछ जनरल रिमार्क्स आते हैं जो बिटकॉइन के खिलाफ हैं। अब अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स थोड़े से घबरा तो जाते हैं कि यार क्या हम इस पर इन्वेस्ट करें, क्या हम इसको स्पेकुलेट करें, क्या हम बिटकॉइन को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें, क्या हम इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने पास सिक्योर करके रखें। इस पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चलती रहती हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है। ठीक है, प्राइस या तो बहुत बढ़ जाती है, जो कि अभी हमने पहले अपने टेबल्स में देखा, या प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाती है। लैक ऑफ रेगुलेशंस, जिसमें अभी मैं पहले बात कर रहा था, लैक ऑफ रेगुलेशंस की वजह से बिटकॉइन बहुत ही एक अनरेगुलेटेड मार्केट में कंट्रोल होता है, बहुत ही एक अनरेगुलेटेड मार्केट में ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज़ से बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस की प्रक्रिया हो रही है और रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं पूरे विश्व में, देशों में, अलग अलग देशों में इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर हम बात करें एनर्जी कंजम्पशन, तो बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो छोटे देश हैं, वो देश जो अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, वो जो अभी G20 में नहीं आते, वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, जो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सही तरीके से आप अगर देखें तो आपको स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, उन देशों के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिटकॉइन को इसकी जो माइनिंग है वो इसका कोर कॉन्सेप्ट है, कोर चीज़ ही माइनिंग आ जाती है, और माइनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक नॉर्मल या छोटा देश फिर पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, स्पेशली इस सिचुएशन में। लिमिटेड अडॉप्टेशन, फिर वही बात कि इसकी पॉपुलैरिटी के बावजूद अभी भी काफ़ी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि मर्चेंट और कंज्यूमर इसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था, या जो इसकी क्षमता बिटकॉइन की है, जो ये क्षमता रखता है, जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ बिटकॉइन के साथ हो सकती हैं,
अभी भी उस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा पूरी मार्केट में। करंट सिचुएशन अगर हम बिटकॉइन की देखें तो आप ये देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे एक दोबारा से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं अपने चार्ट पे आगे। बिटकॉइन नवंबर 10 2021 को 66,335 यूएस डॉलर पे था और ये मार्च 9 2023 पे 21,583 यूएस डॉलर पे आ गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न एकदम से इतने कम समय में इतना बड़ा मार्केट लॉस, इतना बड़ा मार्केट वैल्यू का लॉस बिटकॉइन की ये हुआ क्यों। अब दो बहुत ही मशहूर वाक़े हुए, दो बहुत ही मशहूर इंसिडेंट्स हुए इस पूरे बिटकॉइन की दुनिया में। सबसे पहले टेरी लूना, अक्सर लोग इसको लूना कोलैप्स भी बोलते हैं, लूना क्रैश भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों को लूना टेरी भी बोलते हुए देखा है। तो जो टेरी लूना इंसिडेंट था, जो वो क्रैश किया, उसकी वजह से तो सबसे पहले बिटकॉइन को, पूरी मार्केट को बहुत बड़ा धचका लगा था। वो ये था कि इंट्रोड्यूस कराया गया था कि यूएसटी, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ, यूएसटी इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक स्टेबल बिटकॉइन के थ्रू, जिसमें यह था कि डॉलर जो एक यूएसडी था वो एक यूएसडी के बराबर था। अब ये चलते चलते कहीं मार्केट क्रैश हुआ, उसकी वजह से लूना क्रैश हुआ और लोगों का इस पे एतबार उठ गया। लोगों ने फटाफट सेलिंग स्टार्ट कर दी, इतनी ज़्यादा सेलिंग स्टार्ट की कि बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से नीचे आ गई और कोई तकरीबन 99% मार्केट वैल्यू लूज़ कर चुका था जो टेरी लूना था। अब अगर हम आगे बात करें तो वो ये था, एक और भी सबसे बड़ा मसला, वो था FTX। बहुत ज़्यादा, अगर आपको चलते हुए काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी अच्छे एनालिस्ट जिन्होंने यूट्यूब पे या स्पेशली वेबसाइट्स के ब्लॉग पे या काफ़ी ज़्यादा आप न्यूज़ भी देखें, चाहे फिर वो काफ़ी इवन न्यूयॉर्क टाइम्स पे देखें, अगर आप ब्लूमबर्ग पे देखें, तो काफ़ी ज़्यादा FTX को लेके, जो उनके CEO थे सैम मैकमैन, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि मार्केट कोलैप्स कर गई। वो बंदा बिटकॉइन का एंजल माना जाता था, एंजल जिसने बिटकॉइन को बचाया था। बिटकॉइन सेवियर था पूरी इंडस्ट्री का, लेकिन पूरी एक रात में कहानी पलट गई, काया पलट गई। वो हुआ क्या कि एक तरीके से आप उसको स्कैम समझिए, एक तरीके से समझिए कि कुछ रेगुलेशंस का मसला था, कुछ लूपहोल्स ढूंढे गए थे, जिसकी वजह से बिटकॉइन की वो एक जो एक्सचेंज कंपनी थी वो क्रैश हुई। क्रैश होने के बाद लोगों का दोबारा से एतबार टूटा और दोबारा आकर मार्केट में जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो इतनी नीचे आ गई। ये दो बेसिक इंसिडेंट्स थे। आप चाहें तो आप इस पर थोड़ी सी ओम मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं। जितना वैसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ये सिर्फ आप लोगों को मैंने ईजिली और ब्रीफली इसलिए बताया कि आपको आइडिया हो जाए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ का चलना, और ये सब कुछ कितना ज़्यादा इसके ऊपर निर्भर करती है आपकी एसेट्स की प्राइसेस। लेकिन अभी हम बात वापस लेके आते हैं हमारे बिटकॉइन के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे अपनी प्रेजेंटेशन में। अब हम आते हैं बिटकॉइन हैल्विंग के ऊपर। बिटकॉइन हैल्विंग क्या है? अब बिटकॉइन हैल्विंग हर 2,10,000 ब्लॉक या फिर 4 साल बाद होते हैं। ये एक इवेंट है। अब इसमें होता क्या है कि हर बिटकॉइन जब माइन होता है, ठीक है ना, या फिर जब हर एक नया ब्लॉकचेन बनता है, तो उस पर हर जो माइनर होता है, बिटकॉइन माइनर, उसको 50 बिटकॉइन एक अवार्ड दे दिया जाता है। वो इवेंचुअली आके जब बिटकॉइन हैल्विंग होती है 4 साल बाद, तो वो घटा के 25 बिटकॉइन हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इसको पूरे विश्व में वो इतना वैल्यूएबल बना देना चाहते हैं कि जिस तरह सोना है, आप अगर इसमें दोबारा नए सिरे से लेके चलो, तो हैल्विंग का प्रोसेस ये है कि आप इसको सप्लाई घटा रहे हो, ठीक है, माइनिंग में डिफ़िकल्टी ला रहे हो, ठीक है, और जो मौजूदा रिवॉर्ड्स हैं आप उनको 50% आधा घटा रहे हो, और मार्केट में वॉलेटिलिटी आप इस प्रोडक्ट की या इस एसेट की ज़्यादा कर रहे हो। अब ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी और इजी एग्जांपल लेके जाऊँ जो आपकी शायद डेली लाइफ में आपको समझ आए, तो वहाँ मैं बात करूँगा गोल्ड की। अब देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में एक लिमिटेड वैल्यू रखता है, ठीक है ना। एक लिमिटेड क्वांटिटी में गोल्ड है। ऐसा नहीं कि आपने जाके कहीं पर गोल्ड प्रोड्यूस कर लिया। आप गोल्ड की माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं हो सकती उस तरीके से, आप गोल्ड को बना नहीं सकते। तो होता क्या है कि पहले जो गोल्ड की माइनिंग थी वो आसान थी। गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता था, माइनिंग की जाती थी, फिर प्रोसेसिंग होती थी, फिर मार्केट में आया जाता था। अब गोल्ड की माइनिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। वो डिफ़िकल्ट माइनिंग ही इसी को और ज़्यादा वैल्यू देती है। वो डिफ़िकल्ट माइनिंग ही गोल्ड की वैल्यू आने वाले फ्यूचर में भी और ज़्यादा बढ़ा देगी।
यही है बिटकॉइन के केस में कि ये बिटकॉइन को उन्होंने इस तरीके से सेट किया कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस पूरी दुनिया में रहेंगे, ठीक है। और इतने हर 2,10,000 ब्लॉकचेन्स के बाद हैल्विंग का प्रोसेस होगा। हैल्विंग के इवेंट के बाद जो रिवॉर्ड्स होंगे वो घट जाएंगे, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और आपको आगे जाके मैं स्क्रीन से बताता हूँ कि जब जब हैल्विंग का इवेंट होता है, बिटकॉइन हैल्विंग का इवेंट होता है, तो क्या प्राइसेस में फ़र्क पड़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो बिटकॉइन हैल्विंग हुई 2012 में, ये सबसे पहली बार हुआ। तो जो हैल्विंग के दिन प्राइस थी वो थी $12.35। 100 दिन बाद, यानी कि 150 दिन बाद, इसी एसेट की प्राइस $127 हो गई। मार्केट में परसेंटेज चेंज 928%। अब अगर हम बात करें 2016 में, तो प्राइस ऑन हैल्विंग डे थी $650.53। 150 दिन बाद, यानी कि आफ्टर 150 डेज, प्राइस हो गई $758.81। और इसका परसेंटेज जो चेंज था वो था 16.64%। अगर हम दोबारा जो हमारा जो तीसरा हैल्विंग का इवेंट था जो हुआ 2020 में, उसमें जो प्राइस थी वो थी $8,821.42। और प्राइस 150 डेज बाद जो थी वो थी 10,943 और परसेंटेज चेंज था 24.05%। अब ये जो लास्ट रोज़ हैं, आप इसके परसेंटेज चेंज को आप इतना वो मत देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लेवरेज स्टिल आपको इस पर मिल जाता है कि आप पोटेंशियल प्रॉफिट्स की ओर जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कोर चीज़ देखने वाली ये है कि हर हैल्विंग इवेंट के बाद आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा प्राइसेस हाइक होती हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है एक बिटकॉइन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाई इंटरेस्ट रेट और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करके ले जाती हैं रिस्क ऑफ इवेंट्स पे, यानी कि जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिस तरह US डॉलर कि आप अपना बिटकॉइन को सेल करके अच्छी पोजीशन ओपन करके आप डॉलर्स को अपने पास सेव कर लें और इंटरेस्ट रेट से आप उसकी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स का भी बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी अट्रैक्शन यानी कि उनके लिए जो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है कि रिस्क ऑफ एसेट्स की जानिब और चले जाना। और इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर हम चलें आगे तो हम बात करते हैं हमारे कुछ एनालिस्ट और उनके प्राइस टारगेट्स की। लेकिन इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमारे चार्ट पे नज़र आ रही हैं कुछ रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइंस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही हमारा जो प्राइस है बिटकॉइन की, अगर आप सबसे गौर से देखें कि नवंबर, दिसंबर और 30 दिसंबर तक आपको प्राइसेस लाइन को क्रॉस करते हुए, ठीक है, और दोबारा बाउंस बैक करते हुए नजर आ रही है। इसका मतलब है कि एक प्राइस का स्ट्रॉन्ग लेवल है वहाँ पर एक प्राइस का स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी वहाँ पर शो कर रहा है, एक नई रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन नहीं बना रहा। जैसे ही आप ये देखें कि ये लेवल क्रॉस करके बिटकॉइन अपनी वैल्यू, अपने पैसे बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है कि अब नए सपोर्ट के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इसी के साथ मैं थोड़े से प्राइस एनालिस्ट की बात करूं हमारी अपनी इसी प्रेजेंटेशन में, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे आते हैं जो कि इस्मा सेंटर के फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं कैरल अलेक्जेंडर। इन्होंने सबसे कम प्रोडिक्शन की है वैसे अभी तक की, वो ये है कि आगे जाके 2023 के इसी आगे फेज़ में जो बिटकॉइन है इसकी वैल्यू बढ़ेगी $10,000। ये अब तक की सबसे कम इनके प्रोडिक्शन है। इसके रीज़न अगेन जो चलते हुए पिछले इवेंट्स रहे, लेकिन स्टिल बिटकॉइन ने फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे ही बिटकॉइन नीचे आया या इतने सारी इवेंट्स हुए, इन घटनाओं के बावजूद भी बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू मार्केट में दोबारा बढ़ाना शुरू कर दी। वो हमने अपने प्राइस चार्ट्स पे सारी की सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक और यहाँ पर हैं जो कि नेक्सो के CEO हैं एंटोनियो ट्रेंचेव, और एनालिटिक इनसाइट के सैनियल हैं। उन्होंने ये कहा कि जो बिटकॉइन की जो प्राइस है, ये लेटर ऑन इसी डाउन द लाइन साल में 2023 के साल में जो प्राइस है वो जाएगी $50,000 तक। अभी ये मानने वाली बात भी, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन 65,000 को तो हिट कर ही चुका है। $65,000 को ऑलरेडी बिटकॉइन हिट कर चुका है। तो हाँ, माना जा सकता है कि हाँ हो सकता है ये काफ़ी
क्लोज प्रोडिक्शन नज़र आती है। लेकिन अब तक की जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडिक्शन अगर किसी ने की है तो वो है हमारे टिम डापर की। अब ये जो टिम डार्पर हैं ये कि डार्पर फिशरीज के फाउंडर हैं। इन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है कि बिटकॉइन की वैल्यू इसी साल 2023 के मिड तक जो जाएगी वो होगी $2.5 लाख। अब ये सुनने में तो थोड़ा सा लगता है कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगेन बिटकॉइन इतनी रिजिलियंट रखता है, इतनी ज़्यादा क्षमता रखता है कि हम इस पे अभी भी स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शायद ये हो सकता है। दो के ये जो नंबर हैं, डिजिट्स हैं $2.5 लाख के, थोड़े से मुश्किल लगते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं कि इतनी 2.5 लाख तक प्राइस चले जाए, लेकिन स्टिल आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या बनता है। लेकिन स्टिल बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने रिजिलियंट नेचर, अपने कम बैक नेचर और अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कम बैक जो अगर आप बात करें तो इनमें है कि ये आपको अमेजिंग प्रॉफिटेबल मार्जिन शो कर सकता है। तो जितना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में सीखेंगे, तो आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी में। प्लीज़ ट्रेडर्स, आपको कोई भी या किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो या किसी भी तरीके की आपको हमसे बात करनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना क्वेश्चन पूछेगा। आज जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितने भी हमारे नए नए ट्रेडर्स आना चाहते हैं, वो लोग जो बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस IQ ऑप्शन हिंदी के द्वारा अपनी मदद कर सकें, हम उनके काम आ सकें और उनकी ट्रेडिंग जर्नी को सफल कर सकें। हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ ऑप्शन हिंदी को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम आपके लिए जितना ज़्यादा लेटेस्ट एजुकेशनल हेल्पफुल वेबिनार यहाँ पर ला सकें और आपको उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे हमारे अगले वेबिनार में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।